तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके जो चैनल फिजिक्स गुरु पर बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स। और अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है आपका पेपर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ चुके हैं लीनियर अलजेब्रा आपके यूट्यूब पर ही, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे जो है चैनल पर मौजूद है। और उसके साथ ही हम आपकी जो एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु की जो एप्लीकेशन है उस पर हम पढ़ रहे हैं आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी यानी कि पार्ट ए, और वो आपकी उस पर लगातार चल रही है। और अगर आप उसे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक मिनिमम की कीमत जो है आपके लिए रखी गई है, और उसे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। ठीक, इसके साथ ही हम जो यहाँ पर अब करने वाले हैं आपका जो सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, देखिए बुक आपको जो नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। तो अब हम इसमें क्या है, पहले हम पार्ट बी कराएंगे यानी कि गेम थ्योरी, और गेम थ्योरी की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। दरअसल कैसा है, नंबर थ्योरी तो आपने थोड़ी बहुत जो है ना कभी जीवन में आपने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ी बहुत जो है उसकी नॉलेज होगी। लेकिन गेम थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी शायद मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम ये टॉपिक आपको शुरू करने वाले हैं। तो इसका जो पहली जो आपकी जो यूनिट है वो है नैश इक्विलिब्रियम। और इसमें क्या है, आपका जो सिलेबस में दिया गया है, आपका इसमें सिलेबस है जो वो ये है कि इसमें आपको जो इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, यूज ऑफ गेम थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ गेम थ्योरी, कुछ एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मल डेफिनेशन, ये तो आज हम आपको करा देंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है कि नॉर्मल फॉर्म, पे ऑफ स्ट्रेटजीज, प्योर स्ट्रेटजीज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और नैश इक्विलिब्रियम हम इसके थर्ड लेक्चर में कराएंगे। और इस तरह से 3 लेक्चर के बाद ही आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज हम आपको गेम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए, बात शुरू करते हैं। आपकी जो ये पार्ट बी है, ये आपका पढ़ रहे हैं हम बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए सेकंड पेपर है मैथ का, और उसका है पार्ट बी। नाम है इसका गेम थ्योरी, और चैप्टर 1 है आपका नैश इक्विलिब्रियम। अब नैश इक्विलिब्रियम तक आपको पहुंचने में हम डायरेक्ट नहीं आपको पढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गेम थ्योरी ही क्या होता है। तो देखिए, गेम थ्योरी क्या होता है, आप इसकी जो डेफिनेशन है कभी कभी आ जाती है लिखने के लिए। और आपको मैं एक बार गेम थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें जो है आपकी थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा हैं। आपको इसमें जो डेफिनेशंस जो हैं, प्रॉपर्टीज़, जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी। इसमें जो आपके न्यूमेरिकल और थ्योरम हैं वो बहुत कम है। न्यूमेरिकल आप जानते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करके कुछ क्वेश्चन करने पड़े। तो 4 यूनिट में शायद एक तरीके तो इसमें है, और 2 मतलब 6 से 7 तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं। और शायद पूरे गेम थ्योरी में 7-8 आपकी केवल टोटल थ्योरम होंगे। यानी बाकी आपको इस तरह की जो है ना थ्योरी ही आपको याद करनी है और जो लिखनी है एग्जाम में, यानी कि आप इसे आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आपकी डेफिनेशन पर, गेम थ्योरी पर। और आप सबको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि ये चीज जो है ना बिल्कुल नई है आपके लिए, क्योंकि आपने इसके बारे में कभी भी कहीं भी किसी भी बुक में अभी तक नहीं पढ़ा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में शायद है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपके 3rd सेमेस्टर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं गेम थ्योरी की। तो देखिए, गेम थ्योरी क्या होता है। गेम थ्योरी इज ए मैथमेटिकल थ्योरी दैट डील्स विद जनरल फीचर ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। आप इसकी जो डेफिनेशन है इसे ऐसे कह सकते हैं, यानी कि जो आपकी गेम थ्योरी है वो कैसा मैथमेटिकल आपकी थ्योरी है कि इसमें जो आपको जनरल फीचर, सामान्य जो फीचर या गुण होते हैं किसके, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, जहां पर कहीं भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन बन रही है, यानी कि कहीं प्रतियोगिता या कंपटीशन बन रहा है, वहां की जो आपकी जो मैथमेटिकल सिचुएशंस का जो एनालिसिस करना होता है, एक तरह से उसे हम गेम थ्योरी कहते हैं। अब कंपटीशन क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्या होती है, जैसे कोई क्रिकेट मैच या कोई भी जो खेल होते हैं सारे के सारे जो हैं, जैसे अपने नाम से समझ रहे होंगे गेम, जो भी गेम होते हैं इंडोर आउटडोर या कैसे भी गेम होते हैं, सब में क्या होते हैं, आपकी कंपिटिटिव सिचुएशन होती है। कोई हारने के लिए, मतलब सब जीतने के लिए खेल रहे होते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, ठीक है।
इसके साथ ही गेम थ्योरी और कई जगह पर आपको लागू होती है, जैसे कि युद्ध के क्षेत्र में, जहां पर जैसे कि लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, तो एक देश, सभी देश जो है, जैसे आजकल रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इजराइल फिलिस्तीन या हमास में लड़ाई चल रही है, उसमें क्या है, दो कंट्री हैं या दो आपके पक्ष हैं, वो युद्ध कर रहे हैं और दोनों ही पक्ष जीतना जाते हैं और उनमें क्या है, आपस में कंपटीशन है, कौन किसका ज़्यादा लॉस करके हराए या जिताए। सेम तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या सिचुएशन आती है, कंपिटेटिव सिचुएशन आती है, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में भी कंपिटेटिव सिचुएशन होती है। और इसके साथ ही जैसे आपके पॉलिटिक्स में भी क्या होते हैं, चुनाव के टाइम पर वहाँ पे भी कंपिटेटिव सिचुएशन होती है, बहुत सारे कैंडिडेट जैसे हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं, और वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या है, सब जीतने के लिए लड़ते हैं और उनमें कंपटीशन की भावना होती है और कंपिटेटिव सिचुएशन यहाँ पर भी होती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, उनका जो मैथमेटिकल एनालिसिस करना होता है, वो गेम थ्योरी ही कहलाता है। आप इसकी डेफिनेशन एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो आपका अगर अच्छा सा तरीका कहते हैं, गेम थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन से ज्यादा अच्छा एक शब्द ले लिया है इन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी के इंटरेस्ट के का जो कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी कि किसी को कोई चीज पसंद है और उस पसंद की चीज के लिए उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक तरह से झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग है कि किसी भी चीज के लिए कंपटीशन की भावना, भले उनमें लड़ाई झगड़ा या कंपटीशन जो भी हो रहा हो। तो इस तरह की जिसका जो सिचुएशन का जो मैथमेटिकल स्टडी होती है, उसे हम कहते हैं गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वो। तो यूजेस होते हैं इसके, फर्स्ट यूज है, जैसे आपके चार यूज आपको ज्यादा लिखने में आते हैं, जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, मैं वही आपको बता रहा हूं। टू डिटरमाइन व्हाट पॉलिटिकल स्लैश बिजनेस conglomerates are likely to form to decide the optimal result। कई बार क्या होता है, हमारे जो पॉलिटिकल और बिजनेस बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, इसका प्रयोग करके ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का व्यवहार करके, किस तरह से काम करके हम अपने लिए क्या डिसाइड कर सकते हैं, ऑप्टिमल रिजल्ट, यानी कि सबसे बेहतर या सबसे अच्छा रिजल्ट, या मतलब जो हम उसमें एफर्ट डाल रहे हैं उसके मुकाबले एक अच्छा रिजल्ट अगर हमें मिल जाए, तो इस चीज का जो है ना डिटरमाइन करना, ये इसमें यूजेस में आता है। फिर आता है द सेलेक्ट द बेस्ट साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब कोई बड़ी कंपनी है, सपोज कीजिए एक एप्पल की कंपनी है, वो दुनिया में ये चाहती है कि कहाँ पर जाकर हम जो है अपना एक मैन्युफैक्चरिंग एप्पल का फोन का एक प्लांट लगाएं। तो देखिए वो वहाँ पर क्या देखेगा, जैसे कि आपने अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स जानते हैं तो देखेगा कहाँ पर हमें लेबर यानी कि वर्कर सस्ते मिल जाएंगे, कहाँ पर हमें ज़्यादा एजुकेटेड और अच्छे इंजीनियर या अच्छे प्रोफेशनल मिल जाएंगे, इसके साथ ही कहाँ पर ज़मीन खरीदना सस्ता होगा, कहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी और कहाँ से हमारा मार्केट भी नज़दीक पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें देखने के बाद में क्या आता है, वो डिसाइड करते हैं कि सपोज कीजिए वो 3 साइट चुनते हैं, 3 साइट चुनते, एक साइट चुनी जाती है अफ्रीका में। उन तीनों का हम वो कंपेयर करते हैं। तो एक तरह से मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, वरना डिटेलिंग तो बहुत बड़ी होती है नहीं, कि भाई आपका जो है एक अफ्रीका के रेगिस्तान में उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें ले लेना चाहिए इजिप्ट में, और एक इंडिया में। तो इन दोनों में जब वो कंपैरिजन करते हैं, वो देखते हैं कि इजिप्ट में जो है पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हमें जो अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं मिल रहे, हालांकि वहाँ पर जो है हमें लेबर सस्ती मिल रही है, लेकिन फिर भी भारत के मुकाबले सस्ती नहीं मिल रही है। फिर हम क्या देखते हैं, इंडिया में हमें यहाँ पर लेबर सस्ती मिलती है, यहाँ प्रोफेशनल लोग बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा और कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जो है ज़मीन भी बाकी कंट्री के मुकाबले सस्ती है, और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर जो मार्केट है, इंडिया खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि अपना एक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो लगा दे। यानी कि इस तरह से एक डिस्कशन होता है और वो आपकी एक डिटेलिंग बनती है। देखिए वो मैं आपको केवल शॉर्ट में बताया। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से कोई फैक्ट्री अगर ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एक अच्छी जगह देखने के लिए जो है ना, इसका यूज करती है गेम थ्योरी का। फिर टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ सर्टेन वोटिंग सिस्टम, कुछ वोटिंग सिस्टम की जो लीगलिटी को कि ये सही है या नहीं है, ये भी चैलेंज करने में यूज किया जाता है कि ठीक। इसके बाद आता है फोर्थ इन सोशल साइंस। ये जो आपके सोशल साइंस के लगभग सभी टॉपिक्स में आप गेम थ्योरी को यूज कर सकते हैं।
अब ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है? देखिए, फर्स्ट, गेम थ्योरी इज वाइडली अप्लाइड टू स्टडी ह्यूमन एज वेल एनिमल बिहेवियर। देखिए, गेम थ्योरी का बहुत ज़्यादा उपयोग जो है ह्यूमन साइकोलॉजी या एनिमल साइकोलॉजी में भी किया जाता है। इसके जो है ना ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को ज्ञात करने के लिए भी इसका काफ़ी बड़े स्तर पर स्टडी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्टडी इसकी कहाँ पर होती है? मतलब जो इसके बाद है सेकंड, गेम थ्योरी इज अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर। यानी कि गेम थ्योरी कहाँ कहाँ पर यूज होती है? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल और आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इन सब में इसका गेम थ्योरी का बहुत बड़ा यूज होता है। ठीक है, खासकर इसके जो सर्वे वगैरह में। फिर आता है गेम थ्योरी, इसका थर्ड जो है, गेम थ्योरी इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक बिहेवियर। गेम थ्योरी का कई जगह इकोनॉमिक्स में यूज होता है, जैसे कि किसी अपने कंज्यूमर, जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने कंज्यूमर का बिहेवियर जांचती है, या कई बार होता है कि कई जो आपकी जैसे गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है, उस इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू करने के बाद कुछ समय बाद उसका कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, कैसा लोगों में उसका प्रभाव जा रहा है, इस तरह की जो चीजें पता करने के लिए क्या किया जाता है, आपका जो है इसका ये अप्लाइड की जाती है यहाँ पर गेम थ्योरी। इसके बाद हम इसका जो फोर्थ जो है वो है, गेम थ्योरीज यूटिलाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज ऑफ नॉर्मेटिव एंड एथिकल बिहेवियर। यानी कि नॉर्मेटिव और एथिकल बिहेवियर के लिए भी इसे क्या है, यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स। देखो, गेम्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारे टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती हैं और ऐसी टाइप की क्लासिफिकेशन यूज की जाती है जो गेम के पर इंपैक्ट डालता है। ठीक है, और जैसे कि आपको एग्जांपल अब जो आपकी बुक में दिया गया है कि जैसे कि प्लेयर के हिसाब से, कि प्लेयर के नंबर के अकॉर्डिंग जो गेम होते हैं वो कैसे होते हैं। एक तो देखिए, कुछ गेम होते हैं जैसे 2 पर्सन गेम, आप जानते हैं, जिसमें केवल 2 लोग खेलते हैं, जैसे कि सामने टेनिस, बैडमिंटन हो गया है, बॉक्सिंग हो गया है, कुश्ती हो जाता है। इनमें क्या होता है, ज्यादातर 2 लोग खेलते हैं और उन 2 लोगों में से हार जीत का आपका फैसला होता है। उसके बाद आता है n पर्सन गेम। n पर्सन गेम जहां पर n जो 2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे गेम जिनमें 2 से ज्यादा यानी कि टीम के तौर पर खेला जाता है। जैसे कहीं 4 लोग खेल रहे हैं, कहीं पर 7 लोग कबड्डी में है, 4 क्या है टेनिस और जो बैडमिंटन में डबल्स होते हैं, मिक्स होते हैं। इसके साथ ही आपकी जैसे क्रिकेट टीम है 11 है, फुटबॉल में 11 है। ये टाइप क्या गेम कहलाते हैं, ये कहते हैं n पर्सन गेम कहलाते हैं। इसके साथ ही गेम की जो और भी क्लासिफाइड करने के लिए कुछ और भी तरीके हैं। जैसे आपका है एक तरीका है कांस्टेंट सम गेम्स। कांस्टेंट सम गेम क्या होता है, दीज गेम आर द गेम्स ऑफ टोटल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो गेम होते हैं ये टोटल कॉन्फ्लिक्ट के गेम कहे जाते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड द गेम ऑफ प्योर कंपटीशन। ये प्योर कंपटीशन का गेम कहा जाता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है पोकर। तो देखो, इसके मैं आपको समझाता हूं कि कांस्टेंट सम गेम क्या होता है। जैसे कि 4 लोग अब पोकर खेलते हैं और वो कुछ पैसे लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, 100 रुपए अपने रखते हैं। अब पोकर में अगर देखें, अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपको पोकर के बारे में पता है तो ठीक है, वरना मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि पोकर में जो 4 लोग खेलते हैं तो उनके पास कुछ बराबर पैसे होते हैं जब पोकर का गेम स्टार्ट होता है, और वो हार जीत चलती रहती है। और वो पैसे कभी किसी के पास, जैसे मान लीजिए 100 रुपये रख के तीनों खेलना शुरू करते हैं, और एक बार कभी सिचुएशन ऐसी आएगी किसी के पास 10 रुपये रह गए, सामने वाले के पास 200 हो गए, इसके पास 60 रह गए, इसके पास 30 रह गए। किसी के पास कभी फिर सिचुएशन आएगी किसी के पास 0 हो गया, उसके 3 के पास 0 हो गया, उसके एक के पास 400 चले गए, या एक के पास 0 है, एक के पास 200 है, एक के पास 150, एक के पास 50 बचे गेम के एंड के बाद में, या किसी भी गेम के जो टाइम है उसके किसी भी पॉइंट पर। लेकिन एक चीज फिक्स रहेगी, वो क्या है कि टोटल जो चारों का जो पैसा शुरू में लगा था वो सेम रहेगा। यानी कि शुरू में 400 रुपए को लेकर खेल शुरू हुआ था और लास्ट जब भी खेल का होगा तभी भी वो टोटल रुपए 400 ही रहेंगे। तो ऐसे गेम को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट सम गेम्स। तो ये पोकर के लिए मैं एग्जांपल दिया है, और यहाँ ये गेम के लिए नहीं, ये जो रियल लाइफ सिचुएशन में भी कई सिचुएशन ऐसी होती हैं, पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया। इसके बाद होता है वेरिएबल सम गेम्स। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल सम गेम होता है जिसमें किसी का जैसे क्या है ना, कोई सिचुएशन सेम नहीं रहती। इन दीज ऑल द प्लेयर्स में बी विनर और लूजर।
इसमें क्या है, हो सकता है कि सारे प्लेयर जीत जाएं और सारे प्लेयर हार जाएं। अब देखो खेल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ रियल लाइफ सिचुएशन होती है इनमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर एक फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, तो हड़ताल करने से देखिए क्या है, दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों यानी कि लूजिंग में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, फिलहाल जब तक उनका फैसला नहीं होता कि मालिक की फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, साथ ही जब मजदूरी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो उनके बीच डील होती है, और डील में क्या होता है, किसी को फायदा हुआ किसी को नुकसान हुआ, लेकिन जब काम शुरू होगा तो फायदा भी दोनों को होगा। प्रोडक्शन होगा तो फैक्ट्री मैनेजर को भी फायदा होगा, और साथ ही जो आपका जो मजदूर हैं उन्हें भी उनकी जो डिमांड है क्या पता पूरी हो ना हो या आधी तिहाई पूरी हो, लेकिन उनकी जो है सैलरी फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि दोनों ही पार्टी यहाँ पर विनर हो जाती हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मतलब दोनों ही पार्टी या तो जीते या हारे, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, वेरिएबल सम गेम्स कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन सब में हो सकती हैं, केवल एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिटेलिंग में अलग हो सकती हैं। अब एग्जाम्पल स्ट्राइक इन फैक्ट्री मैंने बता दिया। अब गेम होते हैं दो टाइप के। सबसे पहला एक होता है फाइनाइट गेम। अब हम फाइनाइट गेम की बात करते हैं। देखो फाइनाइट गेम, एक गेम इज सेड टू बी फाइनाइट। एक गेम जो है आपका फाइनाइट गेम कहलाएगा अगर वो नीचे वाली 3 कंडीशन ये पूरा कर दे। सबसे पहली कंडीशन है ईच प्लेयर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शन, कि जो प्लेयर हैं जो कर रहे हैं वो उसमें उनके पास क्या है, फाइनाइट नंबर होने चाहिए ऑप्शन के पास। क्योंकि देखिए अगर इनफाइनाइट नंबर होंगे तो फिर फाइनाइट तो नाम भी नहीं रहेगा इसकी डेफिनेशन के। तो उनके पास ऑप्शन जो है फाइनाइट होने चाहिए, 2, 10, 20, 50 या 1000, 10,000, लेकिन नंबर फाइनाइट होने चाहिए। इसके बाद सेकंड है इसका, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज फाइनाइट। यहां पर एक बात हो रहा है कि नंबर ऑफ प्लेयर भी फाइनाइट होने चाहिए। तो यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे जो प्लेयर हैं वो फाइनाइट हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, आपके जो ये फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे थर्ड है आपका, गेम कैन नॉट बी गो इनडेफिनिटली। जो गेम है वो अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए, वरना क्या है भाई वो अनंत ही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के जो गेम को क्या बोलते हैं, फाइनाइट गेम बोलते हैं। और हम जो है यहाँ पर फाइनाइट गेम की ही बात करेंगे आपकी बुक में ज्यादातर में। और एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पर केवल आपकी जो 5th सेमेस्टर में जो आप बीएससी पढ़ रहे हैं, ओनली 2% गेम ही आपका सिलेबस में है, यानी कि N% गेम आपका सिलेबस में नहीं है। ज्यादातर मतलब हो सकता है 1-2 टॉपिक हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टॉपिक आपके ओनली 2% गेम से रिलेटेड होंगे। तो ज्यादा बड़े टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, जो न्यूमेरिकल भी होंगे आपके बहुत छोटे से होंगे। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि आज का जो अभी तक मैंने बताया आपको एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है, और जो आपकी बेसिक जो डेफिनेशन वगैरह है, जैसे गेम थ्योरी क्या होती है, कहाँ यूज होता है, कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है, और कहाँ ये क्लासिफिकेशन गेम की पर्सन के हिसाब से, कांस्टेंट सम और जो वेरिएबल सम, और क्या है फाइनाइट गेम क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको आज बता चुका हूं। तो इसके साथ ही अब हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर देखिए यहीं पर इतना ही हम कराते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि कल आपकी ये जो है, कल और परसों में ये 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर में आपकी जो है हम ये पूरी करा देंगे, ये जो आपकी जो यूनिट नंबर 1 है। और बहुत ही मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ये डेफिनेशन एग्जाम्स वगैरह में लिखने के लिए आती हैं। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, इन्हें तो आप याद कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना, आपको साथ साथ बताते चलेंगे। और आपको इतने बात मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, जो चीज हमारे यहाँ पर आपको 15 या 16 लेक्चर में करा दी जाएंगी, उससे बाहर मैं कह रहा हूं गेम थ्योरी में नहीं आएगा कुछ भी। इस बात की आप मतलब इस बात से आप निश्चित रहिए कि सर कैसे करना है, क्या करना है। तो आप क्या है, आपको केवल ये 15-16 लेक्चर करने हैं, और कुछ थोड़ा सा हम अगर एक्स्ट्रा शायद हो सका तो 1-2 लेक्चर और करा देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि 16 लेक्चर से ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। यानी 20-25 मिनट या 30 मिनट के जो लेक्चर हैं, और मेरे लेक्चर मोस्टली 20 से 25 मिनट के बीच ही होते हैं, बल्कि तो क्या है, और क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम छोटी वीडियो बनाने में यकीन रखता हूँ, ताकि कम से कम वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जा सके, ताकि आपका टाइम भी कम वेस्ट हो। वरना और चैनल्स की तरह मैं करना पसंद नहीं करता हूँ कि एक छोटे से टॉपिक को लेके इतने टॉपिक को लेके मैं 40 मिनट बकवास कर सकता था आपके सामने।
लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, जो टॉपिक है वो हमने करा दिया है आपको। इसके साथ ही तो देखिए उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बिना हम आगे की कल कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में बहुत आती हैं, वो इन सब चीज़ों को समझे बिना नहीं हो सकती थी। ये आप समझ गए होंगे। फिर हम उन डेफिनेशन पर चलेंगे। फिर लास्ट में जो आपका जो मेन जो चैप्टर का नाम है नैश इक्विलिब्रियम, हम ये करेंगे और इसके जो है न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और इसी के साथ ही चैप्टर का आपका एंड हो जाएगा और यूनिट 1 का भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल की क्लास में।